नमस्कार, आपका स्वागत है इस वक्त की हर अहम खबर के साथ। मैं हूं अंकिता सिंह। बुलेटिन में बात करेंगे संसद की कई स्थायी समितियों की आज बैठक हुई। इसमें डीएनए प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक 2019 पर, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने विचार किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय अभियान चलाने का आह्वान किया है। उपराष्ट्रपति ने यह सुनिश्चित करने को भी कहा है कि किसी भी बालिका को स्कूल शिक्षा से वंचित न किया जाए। देश में कोरोना के मामले 31 लाख के पार पहुंच गए हैं, जबकि स्वस्थ होने के मामले 3 गुना ज्यादा हैं। मृत्यु दर घटकर 1.85% हो गई है। इन तमाम खबरों के अलावा देश दुनिया की हर खबर पर रहेगी नजर। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी संसदीय समिति की आज अहम बैठक हुई। इस दौरान महत्वपूर्ण विधेयक से जुड़े मसले पर विचार विमर्श किया गया। डीएनए प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक 2019 पर संसद की विभाग संबंधित विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने विचार किया। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने इस विधेयक को संसदीय स्थायी समिति को पड़ताल के लिए सौंपा था। स्थायी समिति ने विधेयक के संबंध में व्यापक चर्चा और मंथन के बाद रिपोर्ट का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। अगली बैठक में समिति विधेयक पर अपने सुझावों को अंतिम रूप दे सकती है। कोविड-19 महामारी की वजह से अपनाए जा रहे सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए बैठक के दौरान दस्तावेजों की हार्ड कॉपी उपलब्ध नहीं कराई गई। इस दौरान सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार सामाजिक दूरी बनाए रखने से जुड़े मानदंडों का कड़ाई से पालन किया गया। डीएनए प्रौद्योगिकी प्रयोग और लागू होना विनियमन विधेयक 2019 इस अनुसूची में दर्ज मामलों के संबंध में लोगों की पहचान स्थापित करने के लिए डीएनए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को रेगुलेट करता है। बिल राष्ट्रीय डीएनए बैंक और क्षेत्रीय डीएनए बैंक की स्थापना भी करता है। विधेयक डीएनए रेगुलेटरी बोर्ड की स्थापना करता है। संसद भवन परिसर में लोकसभा की आचार समिति की आज अहम बैठक हुई। इस बैठक में सांसदों ने आचार संहिता पर विचार विमर्श किया। सांसद विनोद कुमार सोनकर की अध्यक्षता वाली आचार समिति पहली बार लोकसभा सांसदों के लिए आचार संहिता को लेकर विचार मंथन कर रही है। आचार समिति नवंबर 2019 से अब तक 3 बैठकें कर चुकी है। इसमें पहले राज्यसभा सदस्यों के लिए बनाई गई आचार संहिता और समिति के अन्य तथ्यों पर भी समिति ने गौर किया था। अभी समिति इस विषय पर और व्यापक विचार मंथन करेगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय अभियान चलाने का आह्वान किया है। उपराष्ट्रपति ने यह सुनिश्चित करने को भी कहा है कि किसी भी बालिका को स्कूल शिक्षा से वंचित न किया जाए। उन्होंने कहा कि हालांकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे जन अभियान का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, फिर भी सामाजिक सोच बदलने के लिए और भी प्रयास करने की जरूरत है। महिलाओं के साथ भेदभाव समाप्त कर उनका सशक्तिकरण करना शीर्षक से फेसबुक पोस्ट में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लिखा है कि देश की आबादी में लगभग 50% महिलाएं हैं और राजनीति समेत हर क्षेत्र में उन्हें बराबरी का अवसर दिए बिना देश प्रगति नहीं कर सकता। इसके लिए हमें अपने आचरण और कर्म से उनके साथ भेदभाव समाप्त करना होगा। उपराष्ट्रपति ने राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वो संसद और राज्य विधायी निकायों में महिलाओं को पर्याप्त आरक्षण देने के मामले पर जल्द से जल्द सहमति बनाएं। उपराष्ट्रपति ने हाल ही में जनसंख्या और विकास संबंधी भारतीय सांसदों का संगठन द्वारा लैंगिक अनुपात पर तैयार की गई रिपोर्ट भारत में जन्म के समय लिंग अनुपात का लोकार्पण किया था। इस रिपोर्ट के अनुसार 2001 से 17 के दौरान कन्याओं का जन्म दर सामान्य से कम रहा। स्थिति को चिंताजनक बताते हुए उपराष्ट्रपति ने इसे सुधारने के लिए जनप्रतिनिधियों, मीडिया और सरकार सहित सभी हितधारकों से युद्ध स्तर पर प्रयास करने की अपील की। उपराष्ट्रपति ने जनप्रतिनिधियों से इस स्थिति की गंभीरता के बारे में जन जागृति फैलाने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति ने हर नागरिक से दहेज जैसी कुप्रथा का विरोध करने और बेटों को प्राथमिकता देने वाली सामाजिक सोच को समाप्त करने को भी कहा है। भ्रूण परीक्षण कानून को कड़ाई से लागू करने पर बल देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि महिलाओं और कन्याओं के प्रति किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। नए भारत के मार्ग में आने वाली गरीबी, अशिक्षा और अन्य सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ नागरिकों के साझे प्रयास का आह्वान करते हुए उपराष्ट्रपति ने लिखा कि हर नागरिक को, विशेषकर युवाओं को, एक ऐसे समृद्ध और खुशहाल भारत के निर्माण में आगे बढ़कर योगदान देना चाहिए जहां कोई भेदभाव ना हो।
बीजेपी बिहार का आगामी विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बात की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी का गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा। उन्होंने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें कोई दम नहीं बचा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहारी कार्यकारिणी को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी पार्टी इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में लड़ेगी। राज्य में बीजेपी, जेडीयू और लोजपा का गठबंधन बरकरार है और तीनों दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इस बार भी हम सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और इसके साथ साथ लोक जनशक्ति पार्टी सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और यशस्वी होंगे। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए, इसके लिए हमको कार्य करना चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष के पास ना तो विचारधारा है और ना ही लोगों की सेवा करने की इच्छा है। उन्होंने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि उनमें कोई दम नहीं बचा है। नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार को दिए गए स्पेशल पैकेज का जिक्र करते हुए कहा कि इससे राज्य का विकास हो रहा है। बिहार के लिए प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या कार्य किए हैं और आपको ये मालूम है कि जो पैकेज बिहार को दिया गया था, लेटर एंड स्पिरिट में वो पैकेज पूरा किया गया है, बिहार की धरती पर उतारा गया है। इसको समझना चाहिए। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर अभियान की चर्चा करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि उनकी पार्टी मखाना उद्योग, मधुबनी पेंटिंग और भागलपुर के सिल्क उद्योग को आगे ले जाना चाहती है। कार्यक्रम में बीजेपी महासचिव भूपेंद्र यादव ने दावा किया कि 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह 2020 के विधानसभा चुनावों में भी 3/4 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल होगी। कांग्रेस कार्य समिति की आज अहम बैठक हुई, जिसमें पार्टी का नया अध्यक्ष चुने जाने का मुद्दा उठा। इस बीच ये खबर आई कि पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की टिप्पणी से नाराज हो गए। इसकी झलक ट्विटर पर देखने को भी मिली, लेकिन बाद में हर कोई इस मामले में सफाई देता हुआ नजर आया। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में सोमवार को पार्टी नेताओं में खींचतान की खबरें सामने आई। बैठक की शुरुआत में सोनिया गांधी ने अंतरिम अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश की और अन्य नेताओं से नया पार्टी अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा। सोनिया गांधी ने केसी वेणुगोपाल को एक पत्र सौंपकर असंतुष्ट नेताओं की तरफ से भेजे गए पत्रों का जवाब भी दिया। इसके बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं की तरफ से पत्र भेजे जाने के समय पर सवाल खड़े किए। फिर सामने आए कांग्रेस के बगावती सुर। पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने राहुल गांधी की बीजेपी के साथ साठगांठ वाली टिप्पणी की जानकारी दी और तीखी नाराजगी दिखाई। हालांकि कुछ देर बाद ही कपिल सिब्बल ने राहुल गांधी के बयान वाले ट्वीट को वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने स्वयं बयान का खंडन किया है। इस बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद गुलाम नबी आजाद ने भी ट्विटर पर राहुल गांधी पर लगे इन आरोपों का बचाव किया। उन्होंने ये भी कहा कि जिन नेताओं ने इस तरह के आरोप लगाए, अगर वो साबित करें तो गुलाम नबी आजाद इस्तीफा दे देंगे। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बैठक के बाद पूरे मामले पर सफाई दी। इस बीच कांग्रेस की इस अंदरूनी खींचतान पर बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया भी आई। कांग्रेस के 23 नेताओं ने पार्टी में शक्तियों के विकेंद्रीकरण, प्रदेश इकाइयों के सशक्तिकरण और केंद्रीय संसदीय बोर्ड के गठन जैसे सुधार लाकर संगठन में बड़ा बदलाव करने की मांग की थी। ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर से भारत की सबसे लंबी रोपवे सर्विस की शुरुआत हो गई है। असम के कैबिनेट मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने इसे सोमवार को राज्य के लोगों को सौंपा। ये रोपवे सर्विस गुवाहाटी से नॉर्थ गुवाहाटी तक जाएगी। इससे साउथ बैंक से नॉर्थ बैंक तक 2 किलोमीटर लंबा एरिया कवर होगा। ब्रह्मपुत्र नदी पर देश के सबसे लंबे रोपवे सर्विस की शुरुआत इलाके के लोगों के लिए किसी सपने के सच होने जैसी है। इस रोपवे के जरिए 2 किलोमीटर लंबी दूरी महज 7 मिनट में पूरी होगी। वहीं एक बार में इसमें 32 लोग सवार हो सकते हैं, लेकिन कोविड-19 महामारी की वजह से फिलहाल एक बार में 15 लोगों को ही सवारी करने की इजाज़त दी जाएगी। रोपवे सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति से 60 रुपये का शुल्क लिया जाएगा, जबकि दोनों तरफ से यात्रा करने पर 100 रुपये का टिकट लेना होगा। इसमें सफ़र करने वाले यात्रियों के लिए रोज़ाना, साप्ताहिक और मासिक पास की भी सुविधा होगी। अभी रोपवे सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। रोपवे सर्विस पर निगरानी के लिए करीब 58 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। इस प्रोजेक्ट पर काम गुवाहाटी मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट ने 2006 में शुरू किया था, लेकिन काम का एक बड़ा हिस्सा 2019 में पूरा हुआ।
ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आने पर ये रोपवे काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा जब फेरी सर्विस बंद हो जाती है। इस रोपवे से कई आकर्षक नज़ारे भी देखने को मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना मामले में वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि उनके बयान सद्भावनापूर्ण थे और अगर वो माफी मांगेंगे तो ये उनकी अंतरात्मा और उस संस्थान की अवमानना होगी जिसमें वो सर्वोच्च विश्वास रखते हैं। उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में अपना दूसरा जवाब दाखिल किया। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना मामले में वकील प्रशांत भूषण के लिए माफीनामा दाखिल करने का आज आखिरी दिन था। मामले की सुनवाई मंगलवार को होगी। इस मामले में शीर्ष अदालत ने 14 अगस्त को प्रशांत भूषण को अवमानना का दोषी ठहराया था। देश में कोरोना के मामले 31 लाख के पार पहुंच गए हैं, लेकिन राहत की बात है कि ठीक होने वाले लोगों की संख्या सक्रिय केस के मुकाबले 3 गुना अधिक है। अब तक 75.27% लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 61,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 54,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। मृत्यु दर घटकर 1.85% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में रिकॉर्ड 61,408 नए केस आए हैं। अब तक देश में 31 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं बीते एक दिन में 54,000 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं। अब तक 23,38,000 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 7,10,000 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। पिछले 24 घंटे में 838 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या 57,542 हो गई है। लेकिन देश में कोरोना से मरने वालों की दर घटकर 1.85% हो गई है। रविवार को देश में 6 लाख से अधिक कोरोना टेस्ट किए गए हैं। अब तक 3,59,00,000 से अधिक टेस्ट किए जा चुके हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में कोरोना के मामले भले ही बढ़ रहे हों, लेकिन ग्रोथ रेट और मृत्यु दर में कमी दर्ज की गई और रिकवरी रेट में लगातार सुधार हुआ है। देश में जब कोरोना के 10 लाख केस सामने आए थे तो ग्रोथ रेट 3.4% और डेथ रेट 2.55% था, जबकि रिकवरी रेट 63% से अधिक था और रोजाना औसतन करीब 3 लाख टेस्ट हो रहे थे। 20 लाख केस होने पर ग्रोथ रेट घटकर 3.1%, मृत्यु दर 2.05% हो गई और रिकवरी रेट बढ़कर 67.98% हो गया था। वहीं रोजाना टेस्ट की संख्या 5.5 लाख के पार पहुंच गई। कोरोना के मामले 30 लाख के पार होने पर ग्रोथ रेट 2.3%, मृत्यु दर 1.86% और ठीक होने की दर 74.9% हो गई। वहीं टेस्टिंग बढ़कर 8.5 लाख प्रतिदिन से अधिक हो गई। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों से भारत की तुलना करें तो अमेरिका में 10 लाख केस पहुंचने में 97 दिन लगे। वहीं ब्राजील में 114 दिन का समय लगा, जबकि भारत में कोरोना के 10 लाख केस आने में 168 दिन का समय लगा। इसी तरह अमेरिका में अगले 45 दिन में कोरोना के मामले 2 गुने हो गए। ब्राजील में 27 दिन में 10 लाख से 20 लाख मामले हो गए। भारत में 10 लाख से 20 लाख का आंकड़ा पहुंचने में 21 दिन का समय लगा। 20 से 30 लाख केस होने में अमेरिका में 26 दिन, ब्राजील में 23 दिन और भारत में 16 दिन का समय लगा। प्रधानमंत्री केयर्स फंड ट्रस्ट DRDO की ओर से बिहार में पटना और मुजफ्फरपुर में 500 बिस्तरों वाले अस्थायी कोविड अस्पतालों की स्थापना के लिए आर्थिक मदद करेगा। इन अस्पतालों में 125 ICU बिस्तरों की व्यवस्था की गई है। इसके लिए वेंटिलेटर्स की व्यवस्था भी PM केयर्स फंड की ओर से सुनिश्चित की जा रही है। इसके अतिरिक्त 375 सामान्य बिस्तरों की व्यवस्था भी इन स्वास्थ्य केंद्रों पर की जा रही है। बिहार समेत देश के 10 राज्यों में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं। महाराष्ट्र में 6 लाख से ज्यादा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में 3 लाख से अधिक केस आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 5 राज्यों में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं। इन राज्यों में अब तक कोरोना के सबसे ज्यादा मामले भी आए हैं। देश में आए कुल मामलों में महाराष्ट्र में करीब 22% मामले हैं। यहाँ 6,82,000 से अधिक मामले आए हैं। राज्य में रिकवरी रेट 71% से अधिक है। तमिलनाडु का हिस्सा करीब 12.21% है। यहाँ 3,79,000 से अधिक मामले हैं। तमिलनाडु में रिकवरी रेट 84% से ज़्यादा है। आंध्र प्रदेश में 3.5 लाख से ज़्यादा मामले आ चुके हैं, जो देश में आए कोरोना के केस का 11.37% है। रिकवरी रेट 73% से अधिक है। कर्नाटक में 2,77,000 से अधिक केस आ चुके हैं। यहाँ रिकवरी रेट 68% से ज़्यादा है।
इसी तरह उत्तर प्रदेश में 1,87,000 से अधिक मामले आए हैं। यहाँ रिकवरी रेट 72% से अधिक है। इसके अलावा दिल्ली, पश्चिम बंगाल, बिहार और तेलंगाना हर राज्य में 1 लाख से अधिक कोरोना के मामले आए हैं। दिल्ली में सबसे ज़्यादा रिकवरी रेट 90% से अधिक है। बिहार में 80% और असम में 78% से अधिक रिकवरी रेट है। इन 5 राज्यों का देश के कोरोना केस में हिस्सा 21% से ज़्यादा है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सेहत में कोई सुधार नहीं है। दिल्ली कैंटोनमेंट के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल के डॉक्टर्स ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति अभी भी गहरे कोमा में हैं और वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। उनके प्रमुख और क्लिनिकल पैरामीटर स्थिर बने हुए हैं। विशेषज्ञों की एक टीम उनकी देखरेख कर रही है। 84 वर्षीय पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 10 अगस्त को दिल्ली कैंट के अस्पताल में मस्तिष्क की सर्जरी की गई थी। प्रणब मुखर्जी की कोरोना संक्रमण की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। दुनिया भर में कोरोना के 2 करोड़ 36 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं और करीब 67 लाख लोगों का इलाज चल रहा है। वहीं अब तक 8 लाख से अधिक लोगों की इस वायरस से मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा केस अमेरिका में आए हैं। यहाँ 58 लाख से ज्यादा मामले आ चुके हैं। यहाँ 25 लाख से ज्यादा सक्रिय केस हैं और 1,80,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील में 36 लाख से ज्यादा मामले आए हैं। यहाँ 1,14,000 से ज्यादा लोगों की जान इस वायरस से जा चुकी है। तीसरे नंबर पर भारत है, जहाँ 31 लाख से अधिक मामले हैं। चौथे नंबर पर रूस है, जहाँ 9.5 लाख से ज्यादा कोरोना के केस आ चुके हैं। यहाँ 7,73,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं और 16,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की आज पहली पुण्यतिथि है। ठीक 1 साल पहले 24 अगस्त को लंबी बीमारी के बाद उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था। अरुण जेटली की पहली पुण्यतिथि पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है, तो कई बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अरुण जेटली को याद करते हुए कई ट्वीट किए। अपने एक ट्वीट में उन्होंने कहा, आज मेरे प्रिय मित्र अरुण जेटली की पहली पुण्यतिथि है। आज भी स्वीकार कर पाना मुश्किल है। मन के इस खालीपन में अब अरुण जी की स्मृतियां ही वास करती हैं। स्मृति शेष, पुण्य स्मृति को मेरा सादर प्रणाम। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा, अरुण जी बहुआयामी व्यक्तित्व थे, जिन्होंने विद्यार्थी जीवन से ही विभिन्न भूमिकाओं में राष्ट्र की सेवा की। अरुण जी की भाषण कला के हम सभी कायल रहे। उन्हें कानून का गहरा ज्ञान था, संसदीय मर्यादाओं के प्रति आस्था थी, जो उन्हें उत्कृष्ट सांसद बनाती थी। अरुण जेटली ने सफलतापूर्वक जीएसटी लागू कर देश के सामने सहयोगात्मक संघवाद का अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें याद करते हुए कहा, इस दिन पिछले साल हमने श्री अरुण जेटली को खो दिया था। मुझे अपने दोस्त की बहुत याद आती है। अरुण जी ने लगन से भारत की सेवा की। उनका ज्ञान, बुद्धि, कानूनी कौशल और उनका व्यक्तित्व महान था। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा, अरुण जेटली जी एक उत्कृष्ट राजनीतिज्ञ, विपुल वक्ता और एक महान इंसान थे, जिनकी भारतीय राजनीति में कोई समानता नहीं थी। वे बहुआयामी और मित्रों के मित्र थे, जो हमेशा अपनी विशाल विरासत, परिवर्तनकारी दृष्टि और देशभक्ति के लिए याद किए जाएंगे। कुशल रणनीति, बड़ी जिम्मेदारियां और अहम किरदार। अरुण जेटली ने अपने राजनीतिक जीवन में ऐसे कई अहम मुकाम हासिल किए। देश की राजनीति में अरुण जेटली का जो योगदान रहा, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। आइए एक नजर डालते हैं अरुण जेटली के सियासी सफरनामे पर। अरुण जेटली का पूरा नाम अरुण महाराज किशन जेटली था। अरुण जेटली का जन्म 28 दिसंबर 1952 को दिल्ली में हुआ। उनके पिता महाराजा किशन जेटली एक जाने माने वकील थे। उनकी मां का नाम रतन प्रभा जेटली था। स्कूली शिक्षा दिल्ली के सेंट जेवियर स्कूल से करने के बाद उन्होंने 1973 में दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बीकॉम किया। इसके बाद उन्होंने साल 1977 में दिल्ली विश्वविद्यालय से लॉ की डिग्री हासिल की। इसी बीच साल 1974 में वो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। साल 1973 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने जब भ्रष्टाचार समेत देश के कई तत्कालीन मुद्दों को लेकर संपूर्ण क्रांति आंदोलन शुरू किया, तो अरुण जेटली ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
साल 1975-77 के दौरान आपातकाल के दौरान वो इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ आंदोलन में सक्रिय रहे और इस दौरान उन्हें 19 महीने जेल में रहना पड़ा। जेल से वापसी के बाद अरुण जेटली जनसंघ के सदस्य बने और साल 1977 में लोकतांत्रिक युवा मोर्चा के संयोजक बने। दिल्ली विश्वविद्यालय से लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद अरुण जेटली ने वकालत को अपनाया। 1977 में एलएलबी करने के बाद अरुण जेटली देश के कई उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने लगे। साल 1989 में वो देश के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बने और जनवरी 1990 में वो दिल्ली हाई कोर्ट के नामित वरिष्ठ अधिवक्ता बने। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल रहते हुए उन्होंने बोफोर्स घोटाले की जांच की तफसील तैयार की थी। 1998 में नशीले पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून को अधिनियमित करने के उद्देश्य से आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन में वे भारत सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर शामिल रहे। 1977 में अरुण जेटली अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सचिव और 1980 में अध्यक्ष बने। 1991 में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बने और जुलाई 2002 को उन्हें बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। साल 1999 में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के सत्ता में आने पर अक्टूबर 1999 में अरुण जेटली को सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया। इसके अलावा उन्हें विनिवेश राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी नियुक्त किया गया। इसके बाद जेटली 2000 में कानून, न्याय और कंपनी मामलों के केंद्रीय मंत्री बने। नवंबर 2000 में उन्हें कानून, न्याय और कंपनी मामलों के अलावा जहाजरानी मंत्री बनाया गया। जनवरी 2003 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्हें आज मां भारती के लिए शहीद होने वाले राजगुरु की जयंती है। शिवराम हरि राजगुरु भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख क्रांतिकारी थे। इन्होंने भगत सिंह और सुखदेव के साथ हंसते हंसते 23 मार्च 1931 को फांसी के फंदे को गले लगा लिया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में राजगुरु की शहादत एक महत्वपूर्ण घटना थी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राजगुरु की जयंती में उन्हें नमन करते हुए कहा कि अमर शहीद राजगुरु की जन्म जयंती पर स्वाधीनता आंदोलन के युवा नायक को सादर नमन। हमारी आजादी आपके महान बलिदान की सदैव ऋणी रहेगी। केरल के गांधी के नाम से लोकप्रिय कोलापल्ली केलप्पन नायर की आज 131वीं जयंती है। केलप्पन का जन्म 24 अगस्त 1989 को केरल के कालीकट में कोयलंती के कुचुकुनु के छोटे से गांव में हुआ था। एक सुधारक, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और पत्रकार, नायर सर्विस सोसाइटी के संस्थापक सदस्य और अध्यक्ष थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वो केरल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख व्यक्ति थे और केरल गांधी के नाम से लोकप्रिय थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रकृति प्रेम से सभी वाकिफ हैं। उन्होंने अपने अनेक संवादों में प्रकृति और पक्षियों के साथ लगाव को साझा भी किया है। प्रधानमंत्री ने रविवार को अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें वो अपने आधिकारिक आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर सुबह के नियमित व्यायाम के दौरान मोर को दाना चुगाते हुए दिख रहे हैं। उनके नियमित व्यायाम के दौरान मोर अक्सर उनके साथी होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर चबूतरे भी बनाए हुए हैं, जहां पक्षी अपने घोंसले बना सकते हैं। प्रकृति और पर्यावरण को बेहद करीब से दिखाने वाले डिस्कवरी चैनल के मशहूर टीवी कार्यक्रम मैन वर्सेस वाइल्ड के स्पेशल एपिसोड में भी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रकृति प्रेम देख चुके हैं। उन्होंने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई को मानवीय मूल्यों से जोड़ने के लगातार प्रयास किए हैं। प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पेज पर वीडियो साझा करने के साथ अपनी कविता भी साझा की है। भोर भयो बिन शोर, मन मोर भयो विभोर, रग रग है रंगा, नीला भूरा श्याम सुहाना, मनमोहक मोर निराला। रंग है पर राग नहीं,
विराग का विश्वास यही, न चाह न वाह न आह, गूंजे घर घर आज भी गान, जिए तो मुरली के साथ, जाए तो मुरलीधर के ताज। जीवात्मा ही शिवात्मा, अंतर मन की अनंत धारा, मन मंदिर में उजियारा सारा, बिन वाद विवाद संवाद, बिन सुर स्वर संदेश, मोर चहकता मौन महकता। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।